हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला में। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी में एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कंटिन्यू है, ठीक है। और उसी कड़ी में आज हम लोग तुलनात्मक राजनीति से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं, जहाँ पे आज ये हमारा तुलनात्मक राजनीति से संबंधित थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो पहले जा कर के उन दो वीडियोस को देख लीजिए और उन सब प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा थर्ड सेशन तुलनात्मक राजनीति से संबंधित और देखते हैं प्रश्नों को, ठीक है। तो देखिए, ये मेरे बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति से, वो पहला ही ये है, राजनीतिक हास की अवधारणा इस नाम के साथ संबंध है, ठीक है। तो बताना है कि राजनीतिक हास की जो अवधारणा है वो किनके द्वारा दी गई। ऑप्शन है डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर, सैमुअल पी हंटिंगटन या गैब्रियल आलमंड जी आमंड, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो राजनीतिक हास या राजनीतिक पतन भी कहा जाता है, तो इनका जो ये कंसेप्ट है ये देने वाले कौन थे, तो सैमुअल पी हंटिंगटन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था, ठीक है, या नहीं किया था। अनुकूलन, लोचशीलता, स्वायत्तता या संसक्तता। तो बताना है इसमें से किस माध्यम से प्रकट नहीं किया गया था हंटिंगटन के द्वारा, जो राजनीतिक विकास की जब वो बात करते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लोचशीलता, ठीक है। और हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को अलग अलग माध्यमों से प्रकट किया था, जिनमें क्या क्या था, अनुकूलन था, ठीक है, स्वायत्तता था या और संसक्तता था, ठीक है। बट ये बी वाला जो ऑप्शन है ये नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देखा और इसका आंसर देखा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। लुसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है, ठीक है। इसमें भी पूछा जा रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने पहले भी देखा है शायद, तो बताइए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, न्याय, ठीक है। तो न्याय विशेषता नहीं है, बाकी समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये तीनों लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो खनिज पदार्थों के लिए, कच्चे माल के लिए, ठीक है, निर्मित सामान के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा इसका। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मित सामान के लिए, ठीक है। तो जो वॉलस्टीन होते हैं, वॉलस्टीन, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा विश्व व्यवस्था का विश्लेषण का वर्णन किया गया इनके द्वारा, और इन्होंने अलग अलग देशों को 3 भागों में बांटा, ठीक है, 3 भागों में बांटा, जिनमें एक तो कोर, जिसको केंद्र कहते हैं, ठीक है, केंद्र। फिर दूसरा उन्होंने बताया अर्ध परिधि, आप लोगों को यदि नहीं पता है तो लिख लीजिए, अर्ध परिधि। और तीसरा जो उन्होंने बांटा उनको कहा गया परिधि, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के अलग अलग भागों में सभी देशों को उन्होंने बांटा, ठीक है। जैसे ये हो गया कोर, ठीक है, ये हो गया अर्ध परिधि, ठीक है, और ये हो गया परिधि। तो इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। और इसमें जो होंगे केंद्र में, ये मेनली विकसित देश होंगे इसमें, ठीक है, विकसित देश। और जो अर्ध परिधि है उसमें मुख्यतः कौन होंगे, विकासशील देश, ठीक है, विकासशील देश। और जो परिधि हैं उनमें अविकसित राष्ट्र जो होंगे, अविकसित देश, वो आ जाएंगे, ठीक है। तो अविकसित देश। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग भागों में सभी कंट्रीज को रखा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और तीनों का परस्पर संबंध कैसा होता है, शोषणकारी होता है,
जैसे कोर के द्वारा, ये जो कोर में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, ठीक है, इनके द्वारा परिधि व अर्ध परिधि का शोषण होता है। इन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और या अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका शोषण डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से जो अर्ध परिधि में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो किनका शोषण करते हैं, परिधि में जो कंट्रीज हैं, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। और परिधि के राष्ट्र केंद्र के देशों को कच्चे पदार्थों का निर्यात व निर्मित सामान का आयात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो यहाँ वाले ये हैं, ये क्या करते हैं, आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं। तो ये जो देश होते हैं वो केंद्र पर निर्भर होते हैं, ठीक है। बहुत सारी सामानों को वो यहाँ पे वो इंपोर्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति की तुलना बुखार या ज्वर से किसने की है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं थेडास कोकपोल, बैरिंगटन मूर, क्रेन ब्रिंटन या फ्रांसिन आर्सेस फ्रैंकल। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रेन ब्रिंटन, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा क्रांति की तुलना बुखार से की गई, ठीक है। ये अमेरिकी इतिहासकार थे, ठीक है। और इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट बुक थी उसका नाम आप लोग लिख लीजिए, द एंटोमोनी, ठीक है, एंटोमोनी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यह इनकी पुस्तक थी जो कि 1938 में पब्लिश हुई थी। तो इस बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसी बुक में उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों की गतिशीलता को बुखार की प्रगति से तुलना की है, ठीक है। तो क्रांति की तुलना बुखार से क्रेन ब्रिंटन ने किया, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जैव राजनीति की अवधारणा, ठीक है, को किसने प्रस्तुत किया, फूको, फुकुयामा, जेम्स बर्नहम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए फूको, ठीक है। तो जैव राजनीति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई, फूको के द्वारा, ठीक है। ये फ्रांस के विचारक थे, ठीक है। और जिसमें राज्य की अवधारणा में राजा की संस्था अपनी बात कैसे मनवाती है इनके बारे में उन्होंने बात की, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में से मध्य युग की कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो बताइए मध्य युग की बात हो रही है तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास, पवित्र रोमन मूल्यों का आदर, ठीक है। और आपके ऑप्शन से तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 214, ठीक। तो पोप की शक्ति का विकास, पवित्र रोमन और मूल्यों का आदर, ये सही जवाब हो जाएगा, जबकि सामंतवाद नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मध्य युग जो होता है मूलतः किस पे आधारित था, धर्म आधारित काल था, ठीक है। धर्म पे आधारित काल था जिसमें जो ईश्वरीय सत्ता है, पोप के प्रति जो आदर है वो दिखाया गया था, है ना। और इस युग में सामंतवाद, पोप की सार्वभौमिकता तथा मूल्यों का आदर प्रमुख तत्व थे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2, 1 और 4, ठीक है। तो 1 होगा, ठीक है, 2 होगा और 4 होगा, लेकिन पवित्र रोमन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक है, ठीक है। बताइए, रॉबर्ट डहल, ठीक है, माइकल ऑक्सफोर्ड, कार्ल मार्क्स, कार्ल ड्यूश या कार्ल पॉपर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका देखिए रॉबर्ट डहल, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल ऑक्सफोर्ड, ठीक है। इन्होंने निर्देशात्मक पद्धति को दिया इन्हीं के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, किसने राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल, ठीक है, किसने राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया है, ठीक है। गैब्रियल एलमंड और जी बिंघम पॉवेल, ठीक है।
सिडनी वर्बा, नोम चॉम्स्की और एंड हर्मन, कार्ल ड्यूश, डेविड स्टन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नोम चॉम्स्की और एंड हर्मन। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण का विकास किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्ल ड्यूश द्वारा व्यक्त संचार सिद्धांत संचार के किस मॉडल से लिया गया है? ठीक है, सांख्यिकीविद संकल्पना, परिस्थितिक मॉडल, सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स, राजनीतिक संस्कृति मॉडल, संवाद सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सूचना सिद्धांत। ठीक है, और साइबरनेटिक्स। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, गैब्रियल आल्मोन के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम है? ठीक है, तो आपके प्रश्न है, आप लोग जो ऑप्शन है इनको पढ़ लीजिए। तो इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप लोग इलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से दी रूलिंग क्लास के लेखक कौन है? ठीक है, तो यह एक पुस्तक है, दी रूलिंग क्लास। यह किनके द्वारा लिखा गया, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है विल्फ्रेडो पैरेटो, गेटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, जोसेफ शुम्पीटर, कार्ल मार्क्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, गेटानो मोस्का। मैंने पहले भी इस प्रश्न का कहीं ना कहीं जिक्र किया है। ठीक है, तो गेटानो मोस्का किस सिद्धांत से जनरली बिलोंग करते हैं? तो अभिजन सिद्धांत। ठीक है, तो अभिजन सिद्धांत के ये प्रमुख समर्थक हैं। ठीक है, इन्होंने ही प्रथम बार अभिजन तथा जनसमूह जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इन लोगों का कहना है कि समाज में दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक शोषक वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है। ठीक है, जो शोषक वर्ग होता है वो शोषित वर्ग पे शोषण करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई सूचियां हैं। ठीक है, और राजनीतिक विकास का वर्णन है एक में और दूसरे में विद्वान है। तो राजनीतिक विकास का वर्णन और विद्वान है। ठीक है, इनको सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। तो बताइए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण किनके द्वारा कहा गया, दिया गया? लोकतंत्र का निर्माण, राष्ट्र राज्य का प्रचलन, प्रशासन और विधायी विकास। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का यहाँ पे जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए का 4 राजनीतिक आधुनिकीकरण, एडवर्ड ए शील्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बी का 2 लोकतंत्र का निर्माण, एस एम लिप्सेट, राष्ट्र राज्य का प्रचलन, सी का 3 टोलकट पार्सन्स, और प्रशासन और विधायी विकास, जे रेनॉल्ड पिनॉक। ठीक है, तो इस प्रकार से मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे देखिए, लुशियन पाई ने उन संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह नहीं है? ठीक है, तो बताइए, इसमें से सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग देखिए, तो बताना कौन सा एक समूह नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ए, पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण, वितरण, ये सब नहीं है। ठीक है, तो इनको नहीं माना गया है उनके हिसाब से। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती एस ई फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं? ठीक है, तो एस ई फाइनर से संबंधित यह प्रश्न है, बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति।
और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। परिपक्व राजनीति संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, तो जो एसी फाइनर हैं उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के 3 क्रम बताया गया है उनके द्वारा, तो इस प्रकार से है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। ये देखिए, आधुनिकीकरण को सामान्यतया निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना गया है? पश्चिमीकरण, यूरोपीयकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय या औद्योगिकरण। तो इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? देखिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। चारों ऑप्शंस सही हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये बेसिकली आधुनिकीकरण के बारे में जो बताया गया उनमें एक नाम आता है, वो एंथनी गिडिंस आता है। ठीक है, तो लिख लीजिए नाम, एंथनी, ठीक है, गिडिंस। इनके बारे में इन्होंने ही इस प्रकार से बताया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी? ऑप्शन है गैब्रियल आलमंड, सिगमंड न्यूमैन, राय सी मैक्रेडिस और वॉर्ड एम.जी. स्मिथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राय सी मैक्रेडिस और वॉर्ड। ठीक है, तो इन्होंने ही ये बताया। ठीक है, और मैक्रेडिस की जो एक मुख्य बुक है, जो उनकी रचना है, उसका नाम है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कब पब्लिश हुआ था? 1969 में, 1969 में। ठीक है, 1968 या 69, 8 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह बुक किनके द्वारा लिखा गया, यह बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक लिखा गया जीन ब्लॉन्डेल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो लिख लीजिए इसको भी, एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गैब्रियल आलमंड, जी.ए. आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? विकसित देश, अल्प विकसित, विकासशील, अत्यंत अल्प विकसित। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विकसित देश। ठीक है, तो जी.ए. आमंड के अनुसार जो तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में विकसित देश पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संस्थान में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम है। ठीक है, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, एनकोडिंग। तो इसको बताना है कि जो संचार का व्यवस्थित अनुक्रम किस प्रकार से है, क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे डी हो जाएगा, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज और चैनल। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। और यदि किसी संस्थान में संचार का सही अनुक्रम जानना है तो पहले जैसे सेंडर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाता है आपका एनकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग हो गया, उसके बाद आ जाएगा आपका मैसेज। ठीक, उसके बाद हो जाएगा चैनल। इसके आगे क्या होगा? तो चैनल के बाद हो जाएगा डिकोडिंग। ठीक, और उसके बाद हो जाएगा रिसीवर, और क्या हो जाएगा? फीडबैक। ठीक है, और फीडबैक जो होता है वो फिर वापस सेंडर को दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, प्रयोगात्मक और अन्वेषणात्मक। ठीक है, तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक। ठीक, तो प्रयोगात्मक सिद्धांत पर जो संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को
आधारित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतांत्रिकरण की लहर, ठीक है, विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था लोकतंत्रीकरण की लहर को के बारे में, ठीक है, उसमें भारत कहाँ पे आता है, प्रथम लहर, द्वितीय लहर, तृतीय लहर और चतुर्थ लहर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय लहर। ठीक है, तो इस विश्लेषण में भारत द्वितीय लहर में स्थित है। पहला लहर जो उन्होंने बताया, ठीक है, वो कब से कब बताया, 1892 से 1942, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा लहर जो उन्होंने बताया वो बताया कि उसके बाद से 1942 के बाद से 60 तक के दशक तक रहा। ठीक है, उसके बाद तीसरी लहर की शुरुआत कब हुई थी, 1974। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई। तो इन्होंने 3 प्रकार के लहर जनरली बताए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है किस पर, धार्मिक कानून पर, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर, जैविक और प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर, जीव विज्ञान पर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर। ठीक है, महिलाओं के बारे में जो भी सामान्यतः आम राय बनाई जाती है या समाज में उनकी स्थिति का जो आकलन किया जाता है, उसके मूल में उन्हें सामाजिक भूमिकाएं ही होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है। ठीक है, ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है, समग्रता का विखंडन, महानता को सामान्य बनाना, ऐतिहासिक प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऐतिहासिक प्रवृत्ति। ठीक है, ये उत्तर आधुनिकता से असंगत है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और जैसे उत्तर आधुनिकता समग्रता का विखंडन करते हुए आंशिक विस्तार के आधार पर भी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व, सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र, विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था, योग्यता की खोज। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिए, इसको देखिए क्वेश्चन को और कोशिश कीजिए जवाब देने का। ठीक है, तो नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व, सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र, विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था या योग्यता की खोज। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, योग्यता की खोज। तो ये सम्मिलित नहीं है इस अवधारणा में, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में। ठीक है, और इसके बारे में जानते होंगे कि राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया, तो सिडनी वर्बा ने किया। ठीक है, सिडनी वर्बा, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, और आलमंड और वर्बा ने दोनों ने मिल के एक बुक लिखा था, द सिविक कल्चर। ठीक है, तो सिडनी वर्बा और आलमंड ने मिलके लिखा था एक बुक, सिविक कल्चर, 1963 में। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं, क्या हैं, समानता, समर्थता, विभेदीकरण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो लुशियन पाई की जो फेमस बुक है आप लोग जानते ही होंगे, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यह बुक के बारे में हम लोगों ने बहुत बारे में चर्चा की, बहुत बार। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1969 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि 3 विशेषताएं हैं राजनीतिक विकास के, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ठीक है, तो समर्थता या विभेदीकरण, ये क्षमता या समर्थता एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व निम्न में से कौन सा उपागम अधिक प्रचलित था। तो पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। ठीक है, तो उत्तर व्यवहारिकवादी, परंपरागत, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, व्यवहारिकवादी।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परंपरागत। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व से परंपरागत उपागम अधिक प्रचलित था। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य परंपरागत मानकों आदि का ही विशेष अध्ययन किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यह एक बुक है, किनके द्वारा लिखा गया? एप्टर, ईस्टन, लियोस्ट्रॉस या कोबा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोबा। ठीक है, तो कोबा यहाँ लिखा है लेकिन होगा इसका कोबिन। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कोबिन, कहीं कहीं पे कोबान लिखा जाता है। ठीक है, तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1993 में पब्लिश हुआ था। इसके लेखक कौन है? कोबिन, अल्फ्रेड कोबिन इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो अल्फ्रेड कोबिन। ठीक, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कही इस बुक में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है और आज हम लोगों ने टोटल 30 प्रश्नों को देखा। ठीक है, तो 30 प्रश्नों को कुल हमने देखा, तो टोटल तुलनात्मक राजनीति से संबंधित हमारे 3 वीडियोस आज पूरा हो जाते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने टोटल 90 क्वेश्चंस तुलनात्मक राजनीति से प्रैक्टिस किए हैं, देखे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल पाए कि और आपको किस प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता है। ठीक है, और आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, यही आपसे उम्मीद रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लोग अगले 30 प्रश्नों को लेकर के आएंगे। कुछ डिफरेंट टॉपिक से, जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनसे प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।